हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांजिशन एडजस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो इंड एस हम जब पहली बार लगाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब इंड एस अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन एडजस्टमेंट हमें सीखना होता है। अब देखिए, ये जो ट्रांजिशन एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, एक इंड एस 101, विच इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते हैं हम सारे के सारे इंडेस, तो किस किस इंडेस में क्या क्या बताया गया है हमको, तो ये सारी बातें आपको 101 में पढ़ने को मिलेगी। अब ये एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को सही मायने में अगर पढ़ा जाए तो अपने को 101 के साथ में ही पिक करना चाहिए, वहां ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। बट ठीक है, इस चीज को अपने लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो 116 अपना ऑल टुगेदर कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज़्यादा इसके अंदर खास बात नहीं है, तो जो एडिशनल बातें होंगी रिगार्डिंग 101 मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिशन एडजस्टमेंट पहली बार इंडेक्स को लगाना। अब आप सोच रहे होंगे सर पहली बार तो लग गया होगा, ये आज तो 2021-22 चल रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर समय में ये ट्रांजिशन एडजस्टमेंट कैसे रेलिवेंट हुआ, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड पहले आ गया था, लग चुका है सारे के सारे एंटिटीज के ऊपर, अब क्या बात होगी। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है ना, हमारे देश में सारे कॉर्पोरेट के ऊपर इंड एस अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, कुछ थ्रेशोल्ड है, कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन से कंपनी को इंड एस जो है वो लगाने हैं या फिर नहीं लगाने। तो आज भी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे सपोज करिए आप एक कंपनी है, आपने किसी दूसरे कंपनी को आज परचेज किया, उसका स्टेक परचेज कर लिया, और वो कंपनी के ऊपर पुराने वाले एएस लग रहे हैं बिकॉज उसका नेटवर्थ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है इंडेस के एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया को, और वो कोई लिस्टेड वगैरह कंपनी नहीं है, ठीक है ना। तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसकी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस कंपनी के ऊपर एएस लग रहे होंगे। तो जब ऐसी कंपनी को आपने परचेज कर लिया, तो जैसे ही आपने उसे परचेज किया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेज किया, आप बन गए उसकी होल्डिंग, वो बन गया आपका सब्सिडरी। तो अभी तक तो वो एएस लगा रहा था, लेकिन अब ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से क्या हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से क्या हो गया, वो कंपनी लिस्टेड, सॉरी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी अब इंड एस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके होल्डिंग पर लग रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अब आप एक कंपनी हो और आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है, क्या कराना है, आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है। तो जाहिर सी बात है, अब लिस्टिंग अगर आपको करानी है तो फिर आपकी नेटवर्थ तो इररिलेवेंट हो जाती है, तो फिर तो आपको इंडेक्स लगाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पे ट्रांजिशन आपको आज भी करना पड़े, तो ट्रांजिशन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रेलेवेंट है। अब ट्रांजिशन एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, देखिए, पुरानी वाली गाड़ी जो अपनी चल रही है वो एएस 19 के हिसाब से चल रही है। एएस 19 में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों हुआ करती थी। अब फाइनेंस लीज का तो अकाउंटिंग हम आरओयू जैसा ही करते थे, ठीक है। हालांकि अमाउंट कैलकुलेशन वगैरह जो भी होगी उसके अंदर इसमें भी डिफरेंस आएगा, फाइनेंस लाइबिलिटी में भी, फाइनेंस लीज में भी। ऑपरेटिंग लीज तो पूरी बैलेंस शीट से ही गायब रहती थी, एसेट्स वगैरह लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं रहते थे बैलेंस शीट के अंदर। तो आप बताइए, एएस 19 वाली पिक्चर को जब आप इंड एस 116 में लेकर आएंगे तो आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। इंड एस 116 में जब आप लेकर आएंगे तो आपको डेफिनेटली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको आरओयू एसेट्स बुक करना पड़ सकता है, आपको लीज लाइबिलिटी बुक करनी पड़ सकती है। अब इनके अमाउंट क्या क्या होंगे, यही तो ट्रांजिशन एडजस्टमेंट है, यही तो क्या है आपका ट्रांजिशन एडजस्टमेंट है। तो ये इंड एस 116 जो है यहाँ पे तौर तरीका जो आपको बताता है कि कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए। जनरली दोस्तों क्या होता है, ट्रांजिशन में थोड़ी लिबर्टी दी जाती है, जो स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड है वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि बोले जो हो गया सो हो गया, अब आगे की देखी जाएगी, आगे आगे थोड़ा अच्छे से काम करिए, सुधारिए, लेकिन पुराना वाला जो चल रहा था उसको चलने दीजिए। तो मतलब रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट पे जनरली हर स्टैंडर्ड में एग्जम्पशन मिल जाती है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो हर स्टैंडर्ड में क्या मिल जाती है, अपने को एग्जम्पशन मिल जाती है कि रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ भी चेंज नहीं करना। जबकि ये सारी की सारी चीजें क्या है, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना मतलब नई अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई वो। और आपको पता है दोस्तों, आपने आईपीसीसी में भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज होती है रिट्रोस्पेक्टिवली उसको चेंज किया जाता है बाय डिफॉल्ट। हर एक अकाउंटिंग पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करना बहुत जरूरी होता है, अनटिल अनलेस हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसकी कोई एग्जम्पशन है। और जनरली मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जब वो पहली दफा अप्लाई किए जाते हैं, उनमें एक एग्जम्पशन आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है
कि जो पहले प्रीवियस जो काम आप कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लो, प्रीवियस जो काम आप कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लो, आज के बाद में आप जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इंड AS 116 जो है वो हमको ये बता देगा कि आपको ट्रांजिशन जो है वो कैसे करना है प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, अगर आप नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ रहे हो तो एग्जाम्शन क्या क्या दे रखी है और कौन कौन से अपने को ऑल्टरनेटिव मिल रखे हैं, इनके बारे में अपने को जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिशन एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 46 पे ले आता हूँ। पहले इसके बारे में समझा देता हूँ कि ट्रांजिशन को अपन कैसे एडजस्ट करेंगे, कौन कौन से दो मेथड है, दो मेथड बताए गए हैं इंड AS 16 के द्वारा। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ही हम उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो देखिए ट्रांजिशन अप्रोच है, इंड AS 116 ने दो अप्रोच बताई है, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2, जिनका नाम है फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ये फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच क्या होती है और मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, जिसको समझना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे तो फिर बाद में दोस्तों बड़ा ही दिक्कत हो जाता है कंपनीज के लिए। अभी तो अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रियल लाइफ के अंदर ना जाने लीज कितने कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे, है ना, लीज के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे और सबको ऐसे चेंज करना बड़ा मुश्किल वाला काम हो सकता है। नाम ही कहता है फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मतलब देखिए हो सकता है आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑफ बैलेंस शीट सब कुछ रिकॉग्नाइज कर रखा है, ऑपरेटिंग लीज रिकॉग्नाइज कर रखी है, लेकिन इंड AS के हिसाब से तो वो अब ROU मॉडल पे बुक होना चाहिए और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बुक होना चाहिए था। यानी इवन दो स्टैंडर्ड तो आज पहली बार आया है, लेकिन जब से आपने ये ट्रांजेक्शन किया है तब से लेकर अब तक यदि आप इंड AS 116 लगाते तो आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन आपकी क्या होती, राइट? वही पोजीशन ट्रांजिशन के दौरान होनी चाहिए, एडजस्टमेंट हम उसी अकॉर्डिंग पास करेंगे, दैट इज नोन एज फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। मतलब यदि आपने अपने बुक्स के अंदर ROU मॉडल को नहीं इनकॉर्पोरेट कर रखा, लीज लायबिलिटी नहीं दिखा रखी है तो दिखाइए। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, ये मानते हुए कि हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंड AS 116 लगा रहे हैं तो आज की हमारी पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब दूसरी बात ये दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि अब आपको यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा कि जो हमारे जो बेसिक लेक्चर्स थे शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में मैंने आपको इंड AS 8 के बारे में बताया था कि जब कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती है या कोई प्रायर पीरियड कोई एरर वगैरह हो जाता है तो कैसे कैसे उसको काम करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है या कोई ऐसा एरर है जो बहुत पुराना एरर है, मतलब करंट ईयर का नहीं है और प्रीवियस ईयर का नहीं है, इससे भी पुराना है, तो हमें तीन तीन बैलेंस शीट बनानी होती है, 3 कॉलम बैलेंस शीट, याद है कि नहीं है? 3 कॉलम बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, एक तो करंट ईयर की, जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2020 को हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, राइट, इसका कंपैरिजन किसके साथ होता है, 31 मार्च 2019 के साथ होता है, 31 मार्च 2019 के साथ में इसका कंपैरिजन होता है। और यदि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई गलती हो गई, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी हमें चेंज करना है, तो हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट दिन, 1 अप्रैल 2018, इस दिन सारे के सारे अकाउंटिंग बैलेंसेस को हमें रीस्टेट करना होता है नई अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। यदि एरर हुआ है हमारे अकाउंटिंग कुछ अकाउंटिंग में करने में, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग गड़बड़ हो गई है, तो वो एरर अगर करंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का भी नहीं है, पुराना है, तो भी आपको ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के जो है वो रेक्टिफाई करके सुधारने होते हैं, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के बेसिक डिस्कशन में पढ़ रखा है, आई होप आपको याद होगा। और इसका ज्यादा डिटेल में चर्चा हम लोग इंड AS 8 में भी वापस करने ही वाले। तो यहाँ पर इंड AS 8 का भी रोल आ जाता है इस ट्रांजिशन को समझने के लिए, 101 का भी रोल आ जाता है और 116 तो इसमें है ही, गाइडेंस दे ही रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो है अपना इंड AS 116 इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2019 जो है तब से एप्लीकेबल हो चुका है। ये देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है, 1 अप्रैल 2019 से चालू होने वाले अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 से अगर इसकी अकाउंटिंग पहली बार लगा रहे हैं
तो जाहिर सी बात है फर्स्ट रिपोर्टिंग इसकी कब होगी, 31 मार्च 2020। यानी हमारे भारत देश में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने अपने जब पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे 31 मार्च 2020 वाले दिन, उस दिन इंड एस 116 देखने को मिला होगा। उस दिन इंड एस 116 हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहली बार अप्लाई होता हुआ देखने को मिला होगा। अब सीधी बात है, जब इंड एस 116 आपने 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है कि पिछले साल को भी तो रीस्टेट करना पड़ेगा, पिछले साल को रीस्टेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च 19 को हम ऑलरेडी अकाउंट्स बना चुके हैं, अब वो अकाउंट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब अगर पिछले साल के अकाउंट्स को रीस्टेट करना है, और कौन सा चेंज हो रहा है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है दोस्तों। तो 1/4/2018 के ओपनिंग बैलेंसेस भी हमें रीस्टेट कर ऐसे 3 कॉलम वाली बैलेंस शीट बनाकर देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम वाली बैलेंस शीट बनाकर देनी पड़ेगी। समझ में आई बात आपको, क्योंकि 1/4/2019 से ये स्टैंडर्ड लग रहा है, तो इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग 31 मार्च 2020 को होगी। तो 31 मार्च 19 को जो अकाउंट्स ऑलरेडी बन गए थे उन्हें आपको अमेंड करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा, और 1/4/2018 को आपके ओपनिंग बैलेंस रीस्टेट करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो ऐसे होगा। अब फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रेजेंट ऐसे ही करना है, बट अब 1/4/18 को अमेंडमेंट क्या करोगे, 31 मार्च 19 को क्या अमेंडमेंट करोगे, इन सब चीजों के लिए कैलकुलेशन जो है वो आप अपने हिसाब से करो। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, कॉपी किताब पे कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में एंट्री पास कर रहे हो, जैसे करना है आपकी इच्छा। हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें सही चाहिए। तो अब देखिए, ये एक मतलब मैंने आपको बैकग्राउंड जो है इस ट्रांजिशन अप्रोच से रिलेटेड बताया, ताकि इस क्वेश्चन को इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकें। आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आप AS19 लगा रहे थे, पहले AS19 लगा रहे थे, या फिर आप पहली बार IFRS लगा रहे हैं तो पुराना वाला IAS 17 आप लगा रहे थे, उससे आपको IFRS 16 में आना है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है। तो उस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो आपको फैक्ट उसी हिसाब से अब्सॉर्ब करने हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीजें क्लियर होगी, फिर बाद में करना क्या है वो तो समझ ही जाएंगे। प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर है जो लेसी है, entered into a 3-year lease of retail space beginning at April 1st 2017। 1/4/2017 से तो ये लीज चालू हो चुकी है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 विद 3 एनुअल लीज पेमेंट 2 लाख ड्यू ऑन 31 मार्च 18, 19 और 20 तक ये आपका खत्म भी हो जाएगा। 31 मार्च 2020 तक ये लीज भी खत्म हो जाएगा। कहता है द लीज इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज अंडर इंड AS 17। इसका मतलब दोस्तों, हम इंड AS पहली बार नहीं लगा रहे, रादर क्या हो रहा है, हम पहले भी इंड AS लगाते थे, बट पहले इंड AS 17 लग रहा था, या IAS 17 कह दीजिए। अब 116 आया है, तो अब हम नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो गए, तो इंड AS 17 से आपको 116 में जाना है। इसको ही कहते हैं ट्रांजिशन एडजस्टमेंट। अब आप ट्रांजिशन पे जोर मत डालिए, ठीक है, आप इसको ये समझिए कि ये लीज का बहुत प्राइमरी क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में हमने किए थे कि भाई ROU बुक करना है, लीज लाइबिलिटी बुक करनी है, अनवाइंड करते करते चलो और लीज का पेमेंट करते चलो। कहता है द रिटेलर इनिशियली अप्लाइज इंड AS 116 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनुअल पीरियड बिगिनिंग एट 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 को मैं अब ये पहली बार इंड AS जो है वो लगा रहा हूं। अब कहता है द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द डेट ऑफ द इनिशियल एप्लीकेशन, जब आपने सबसे इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड है क्या, अच्छा स्टैंडर्ड वाले दिन तो कहता है 10% की रेट है, और जब हमारा लीज कमेंस हुआ था एक्चुअल डेट कमेंसमेंट वाले दिन 1 अप्रैल 17 को ये रेट है आपकी 12% पर एनम। ओके, ROU एसेट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ओवर द लीज टर्म। अब कहता है assume that no practical expedients are elected, the lessee did not incur any initial direct cost, there were no lease incentive, and there were no requirement for the lessee to dismantle and remove the underlying asset, restore the site on which it is located, or restore the underlying asset to the condition under the term and condition of the lease। तो इतनी सारी इन्होंने बात ये क्यों कही है, इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि लीज लाइबिलिटी ही ROU एसेट्स है। ROU एसेट्स और लीज लाइबिलिटी में डिफरेंस कब आता है दोस्तों, जब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग जाती है तो आप उसको एडिशनली ROU एसेट्स में कैपिटलाइज कर देते हो, ठीक है, फिर बाद में कोई इंसेंटिव वगैरह आ जाता है तो आप उसको माइनस कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर
ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे डिसमेंटलिंग की अगर अपन बात करें तो जो DROL है, जिसको अपने लोग डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं, रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन और अदर लाइबिलिटीज का, ये जितना भी भार हमारे ऊपर पड़ता है, इसका लीज पेमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो आपका एडिशनली ROU एसेट्स में कैपिटलाइज होता है। तो जब DROL ROU में कैपिटलाइज होता है, तो ये जब ROU एसेट्स अलग वैल्यू निकालेगा, लीज लाइबिलिटी की वैल्यू अलग आएगी, कभी टैली नहीं होते वो, अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो इन्होंने पहले ही लॉक कर दिया कि कुछ भी नहीं है ये, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब यही हो गया कि जो लीज लाइबिलिटी का पीवी होगा वही ROU एसेट्स होगा। ठीक है ना। अब कहता है कि आप ट्रांजिशन एडजस्टमेंट करके बताएं फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। तो फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच से पहले हम काम करेंगे, और देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, 1 अप्रैल 2017 से लेकर आप इस क्वेश्चन को 2020 तक सॉल्व कर लीजिए। कैसे? देखिए, हम कमेंसमेंट डेट पर क्या करते, लीज जो हमारी कमेंस हुई थी, कमेंसमेंट डेट पर हम क्या वर्किंग करते। ठीक है, वर्किंग्स हम करने वाले हैं कमेंसमेंट डेट के ऊपर, हम लोग लीज लाइबिलिटी की बात करते। तो देख लीजिए, लीज लाइबिलिटी जो है कैसे बुक होती, एनुअल लीज पेमेंट है 2 लाख रुपए के, तो जाहिर सी बात है 2 लाख रुपए का हमारा एनुअल लीज पेमेंट है, और पुराने जमाने की ऑपरेटिंग लीज है। तो पुराने जमाने की ऑपरेटिंग लीज है तो बुक्स में तो ROU वगैरह कुछ पड़ा ही नहीं है ना। 2 लाख रुपए 3 साल। अच्छा, फिक्स कैश फ्लो है तो एक काम करते हैं ना, PVAF टेक्निक से कर ले काम। रेट जो है देखिए दोस्तों, अब आपको क्या है, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है ना, तो उस समय क्या रेट थी, रेट ऑन 1 अप्रैल 17, ये देखिए ये रेट आपको ध्यान रखनी है, 12% वाली रेट ध्यान रखनी है। रीजन क्या है, क्योंकि मैं उसी समय का हिसाब कर रहा हूं जिस समय ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया था, बट उस समय तो इंडेस 116 नहीं था, 17 था। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मानिए कि उस समय इंडेस 116 होता तो क्या होता। तो देखिए 2 लाख, इसका आप निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैसे निकलेगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, 1 से लेके 3 साल तक। तो ये होता है अपना 1/1.12, 2.4018, 2.4018। तो ये हो गया अपना 59269, या फिर 5, एक सेकेंड गलत कर दिया क्या, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.4018, 480360, 480360, ये मेरा लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ROU भी मुझे इसी अमाउंट से बुक करना चाहिए था। कब? 1 अप्रैल 17 को लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, मैं अभी लीज अमोर्टाइजेशन टेबल बना रहा हूं, LAT, है ना, लीज अमोर्टाइजेशन टेबल, जिसमें लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट्स वगैरह होंगे वो माइनस किए जाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। तो देखिए लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है 480360, 480360, इंटरेस्ट लगाओ 12% इस पे, 57643, रीपेमेंट 2 लाख, और 2 लाख का रीपेमेंट फिक्स है ना, 3 बार। 338003, 338003,
फिर से इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाए 12%, 40560 ऐड कर देता हूँ और 2 लाख इसमें से माइनस कर देता हूँ। 178564, 178564, ये हो गया 178564। इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा, 21427 आ रहा है। तो लास्ट में तो अपने को वैसे ही राउंड ऑफ करना है, क्योंकि आपको पता है ये बैलेंस नहीं लाएगा। तो ये आ रहा है 21,427, और वैसे ये कितना होता है टैली करने के लिए, 21,436 रुपये। ठीक है, तो लास्ट में मुझे इसको रखना नहीं है बैलेंस, तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ लास्ट वाले इंटरेस्ट को, ताकि क्लोजिंग बैलेंस मेरा निल हो जाए। ये बन गई मेरी लीज अमोर्टाइजेशन टेबल। अच्छा, आरओयू एसेट्स का क्या काम होगा? आरओयू एसेट्स स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट होगा 3 साल के अंदर। तो आरओयू एसेट्स की क्या बात करें, ये लीजिए आरओयू एसेट्स। आरओयू एसेट जो है बैलेंस क्या बताया गया है इसका, 480360, इतने से एसेट बुक होगा। फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? 160120। ठीक है, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो हर साल यही रहने वाला है। 160120, 160120, तो 480360 माइनस 160120, ये आता है 320,240। उसमें से 160 120 वापस माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना 160 120, और लास्ट में इसका बैलेंस हो जाएगा नहीं, है ना। यही काम हम करते यदि हम इंड एस 116 लगाते, हमने तो लगाया नहीं। अच्छा, अब 31 मार्च 2020 को इसकी पहली बार रिपोर्टिंग होनी है। कब होनी है? 31 मार्च 2020 को ही होनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, 31 मार्च 2020 को पहली बार रिपोर्टिंग होनी है। तो 31 मार्च 2020 तक तो सब कुछ पे आउट हो चुका है। तो 2020 की क्लोजिंग बैलेंस शीट के दिन तो कुछ आने वाला है नहीं। अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2020, इसमें तो सब कुछ एब्सेंट रहेगा, क्योंकि लीज लाइबिलिटी का आज तक पेमेंट हो चुका है। बट 31 मार्च 2019 को तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना, क्योंकि 2020 का कंपैरिजन हमें किससे दिखाना पड़ेगा? 2019 से। और 2020 में हम ऑपरेटिंग लीज की तरह रेंट की अकाउंटिंग नहीं कर सकते, यानी पीएनएल में मैं रेंट नहीं दिखा सकता, मुझे कुछ और दिखाना पड़ेगा, लीज लाइबिलिटी का पेमेंट दिखाना पड़ेगा, रेंट नहीं दिखा सकता। तो अब मुझे 2020 में बैलेंसेस तो नील है, बट फाइनेंशियल पोजीशन पे तो इंपैक्ट पड़ रहा है, और इसका कंपैरेटिव पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो सिंस ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, तो मुझे इसे 1/4/2018 से चेंज करना पड़ेगा सर जी। कब से? 1/4/2018 से। तो देखिए 1/4/2018 को 1 अप्रैल 2018 को मुझे अब बैलेंसेस इनकॉर्पोरेट करने हैं। क्या करने हैं? 1 अप्रैल 2018 को मुझे मेरे अकाउंट्स में बैलेंसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करने हैं। क्या इनकॉर्पोरेट करना है सर? एक तो आरओयू एसेट्स दिखाना है, एक मुझे दिखानी है लीज लाइबिलिटी। तो अगर मैं ये सही अकाउंटिंग करता तो जाहिर सी बात है लीज लाइबिलिटी का बैलेंस आता 338003। ये बैलेंस आता कि नहीं आता? भाई 1/4/2017 से आपने जर्नी स्टार्ट करी, इंटरेस्ट लगाया, रीपेमेंट हुआ, और 31 मार्च 2018 को या 1/4/2018 को 338003 का बैलेंस आपके बुक्स में दिखना चाहिए। सो इसको हम कहेंगे लीज लाइबिलिटी शुड बी 3,38,003 रुपीज इन माई बुक्स। तो देखिए ट्रांजिशन एडजस्टमेंट,
ट्रांजिशन एडजस्टमेंट एज एट 1/4/2018, यानी मुझे मेरे बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी कितनी, 338003। ये लो दिखा देंगे। और क्या दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा आरओयू एसेट्स। अच्छा, ये कितना दिखाना पड़ेगा, तो देखिए आरओयू एसेट्स मुझे दिखाना पड़ेगा, ये बैलेंस कब होगा, 1/4/18 को मेरी एसेट्स का बैलेंस 320,240 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो तो होगा 320,240। ये लो दिखा दिया, चलो सर हो गया काम। आरओयू एसेट्स दिखा दिया, लीज लायबिलिटी दिखाई, यही तो नहीं दिख रहे थे, दिखा दिया ना, हो गया ना काम। अरे भैया दिखा तो दिया बट अकाउंटिंग एंट्री तो मैच नहीं हुई है, क्योंकि आरओयू एसेट्स तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट होता है, लाइबिलिटी जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलती है, ठीक है। और आपने ये 1418 को ये काम किया, राइट, तो आपको 1418 को ये दोनों बैलेंस अपने बुक्स में दिखाने थे, दिखा दिए। क्या हुआ, इस एंट्री में आ रहा है अब डिफरेंस, डिफरेंस पहले निकाल लो कहां पे आ रहा है, किस साइड आ रहा है, ठीक है, और आप उसको पहले बुक कर लो, डेबिट करके कितना है पहले देख लो। डिफरेंस है सर 17,763 रुपए, 17,763 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये 17,763 रुपीज क्या है, देखिए 17,763 रुपीज क्या है, जिसको समझने की कोशिश करिएगा। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 57,643 बनता है, 57,643 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो कितना बनता है, 160,120, 160,120, ये डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर के, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। यानी जब फर्स्ट ईयर में P&L बना होगा, है ना, इन ईयर 1 अगर प्रॉफिट लॉस बनाया गया होगा तो उसके अंदर ये खर्चे दिखाए गए होंगे, अगर इंड AS 116 के हिसाब से हम काम करते। बट हमने तो ये दोनों ही खर्चे नहीं दिखाए, हमने ये दोनों ही खर्चे नहीं दिखाए हैं, ठीक बात है, हाँ जी सर। लेकिन हमने क्या दिखाया होगा फर्स्ट ईयर में, हमने रेंट दिखाया सर, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। भाई ये तो हमने नहीं दिखाए और ये हमने दिखाया, क्योंकि हम तो ऑपरेटिंग लीज को क्या बोलते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतना कौन कैलकुलेट करता है उस समय, उस समय तो सिंपल अकाउंटिंग, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। अच्छा, तो मतलब हमने ये रेंट दिखाया था और ये खर्चे नहीं दिखाए। आइए जरा इन खर्चों का नेट टोटल निकालते हैं, देखिए जरा, ये आपको समझाने नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं बस ऐसे ही कि समझ जाओ आप, एग्जामिनर को ऐसे नहीं समझा के आना। 57,643, 160,120, ये होता है आपका 2,17,763 रुपए, माइनस कर दूंगा मैं 2 लाख, मैं कहता हूं दीज एक्सपेंसेस should have been booked, should have been recognized but not, इनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए था बट नॉट। इंड AS 116 देखे तो उदास हो गया यहाँ पे, ठीक है, बट नॉट, ये हमारे नहीं बुक हो पाए, ना तो हमने उस साल इंटरेस्ट लगाया होगा ना डेप्रिसिएशन, क्योंकि आरओयू एसेट्स बुक नहीं किया तो किस बात का डेप्रिसिएशन, और रही बात ये लीज लायबिलिटी बुक नहीं किया तो किस बात का इंटरेस्ट, यानी हम दोनों ही बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किए। और हमने क्या रिकॉर्ड किया, हमने तो लेसर को जो रेंट पे किया ना 2 लाख रुपए का, वो P&L में डेबिट मार दिया 2 लाख रुपए, है ना, रादर
रेंट एक्सपेंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड, है ना। तो आप ही बताइए, ये होना चाहिए था और ये हो गया, तो गलती कितने से हुई? भाई चलो कोई बात नहीं सर, आप बता दीजिए, आप जैसा कहें वैसे ही कर लेंगे। हमें रेंट नहीं दिखाना चाहिए था, तो हमें ये दिखाना चाहिए था। बट अब क्या करें, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। नेट इंपैक्ट बता दो पीएनएल पे कितना आ रहा है। तो नेट इंपैक्ट आ रहा है सर हमारा 17,763, 17,763। नेट पीएनएल impacted of a लास्ट ईयर, या मैं इससे लिख देता हूं 2017-18, ताकि लास्ट वास्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं है। 17-18 का प्रॉफिट लॉस जो है 17,763 से ओवर स्टेटेड है, इनकम ओवर स्टेटेड है, जबकि मुझे एक्सपेंसेस इतने बुक करने चाहिए थे। मतलब इसका डाउन एरो ना बनाते हुए मुझे ऐसे दिखाना चाहिए कि पीएनएल मेरा ये ओवर स्टेटेड है, ओवर स्टेटेड। तो जब मैं चीजों को सही करूंगा दोस्तों, तो सही करूंगा तो देखिए आपकी एंट्री में क्या 17,763 का डिफरेंस आया कि नहीं आया। ये किस बात का डिफरेंस है, आज पुराने पीएनएल में डिफरेंस है आपका 17,763 का, और ये 17,763 जो है ना दोस्तों, ये आपने इनकम स्टेटमेंट को ओवर स्टेट किया है, पीएनएल को बढ़ा दिया है। तो क्या हम पीएनएल को गिरा दे, पीएनएल लिख दो यहाँ पे? पीएनएल नहीं लिखते दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग। भूल के भी पीएनएल मत लिखिएगा, क्योंकि ये पाप जो है वो पिछले सालों के हैं, और पिछले सालों का पीएनएल रिटेन अर्निंग में जाके बैठ गया है। तो यू कैनॉट पास दिस एंट्री इन योर प्रॉफिट लॉस, पीएनएल में डाल दिया तो इस करंट ईयर के पीएनएल में चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग से इसको एडजस्ट किया गया। यानी अब ये ट्रांजिशन वाली एंट्री देखिए हमारी इतनी जोरदार है कि इसने अपने आप ही ध्यान रख लिया कि होना क्या चाहिए। अब मैंने आपको वो एक्सप्लेन करके बताया, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझने में क्या घाटा है। जो चीज समझ ली उसकी बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि ये एंट्री बता के भी काम हो सकता था मेरा, बट ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप सब लोग का ये जो अकाउंटिंग सेंस ऑफ नॉलेज है वो सही होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्यों कैसे हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात, है ना। तो ये काम हो गया। चलिए, ट्रांजिशन एडजस्टमेंट 1/4/2018 को कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो 1/4/2018 को मैं एक तो आरओयू एसेट दिखा दूंगा, कितने से 320,240 से, 320,240 से। लीज लाइबिलिटी दिखा दूंगा मैं 338,003 से, 338,003 से मैं लीज लाइबिलिटी दिखा दूंगा। और मेरी जो भी ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ रही होगी ना, जो भी आ रही होगी, एक्स बैलेंस आ रहा होगा, उस एक्स बैलेंस से मैं ट्रांजिशन एडजस्टमेंट बोलकर 17,763 कम कर दो। ये लीजिए, हो गया प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए आपकी 1/4/18 की एक टैलिड बैलेंस शीट है, टैलिड बैलेंस शीट में मैंने ये इंपैक्ट डाले हैं। तो ये इंपैक्ट डालने के बाद में भी बैलेंस शीट मैच होगी क्या? बिल्कुल होगी सर, कैसे नहीं होगी। अरे जर्नल एंट्री देखिए ना दोस्तों, जर्नल एंट्री मैच हो रही है ना, तो फिर बाद में बैलेंस शीट भी तो मैच होगी। अब हम तो यहाँ पे बना रहे हैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स, हम कोई मैच वैच करने की बात नहीं कर रहे। अच्छा, 1/4/18 की तो बात हो गई। 31 मार्च 2019 को क्या करेंगे? अरे भैया 31 मार्च 2019 को आप अब इस आरओयू एसेट्स का सहारा ले लीजिए, आरओयू एसेट्स का सहारा ले लीजिए और आगे काम कर लीजिए, या फिर यही वाला काम दोबारा कर लीजिए। अच्छा, मतलब ये वाला काम दोबारा कैसे सर? इसको रिपीट कर दीजिए। देखिए, कॉपी पेस्ट, यहां पे बस कर देना क्या है अपने को, 19 से 1/4/19 की जगह मैं इसको लेस लिख देता हूँ 31 मार्च 19, 31 मार्च 19। ठीक है, अब 31 मार्च 19 को मेरी आरओयू एसेट्स क्या होनी चाहिए?
बताइए, आपने टेबल बनाई है ना? हाँ जी। ओके, तो 31 मार्च 19 को सर जी 160 120 की आरओयू एसेट्स होनी चाहिए। 160 120 की आरओयू एसेट्स होनी चाहिए। और लीज लायबिलिटी कितने की होनी चाहिए? टेबल से देखिए, टेबल से लीज लायबिलिटी आपको मिलेगी 178,564। 178,564। ठीक है। अब 31 मार्च 19 को आपको देखिए क्या करना है। 31 मार्च 19 को भी आपने रेंट रिकॉर्ड किया होगा। अब जाहिर सी बात है, 31 मार्च 19 को आपने रेंट रिकॉर्ड किया होगा, उसे तो आप रिवर्स कर देंगे क्योंकि करंट ईयर की बात है। 31 मार्च 19 करंट ईयर की बात है। हालांकि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन चुके हैं, हम अब रीस्टेट कर रहे हैं। तो रीस्टेट में मैं क्या करूंगा, रीस्टेट में मैं इस एक साल का रेंट रिवर्स कर दूंगा और इस एक साल में जो खर्चे मुझे बुक करनी चाहिए वो मैं बुक कर दूंगा। तो उतना सोचेंगे आप, इससे बढ़िया मैं आपको बता ही देता हूं कि एडजस्टमेंट निकलेगा 18,444 रुपए का डेबिट। अब डेबिट में क्या आप यूज करेंगे यहां पर, ये मैं आपसे टेस्ट करता हूं, देखते हैं दिखाने कौन सही गैस करता है इस चीज को इस बार, है ना। हाँ, 18,444 का एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन यही है कि 31 मार्च 19 में रेंट 2 लाख रुपए का है, जो हमने बुक किया उसे हम रिवर्स कर देंगे और उसकी जगह डेप्रिसिएशन बुक करेंगे और उसकी जगह इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट बुक करेंगे। तो डेप्रिसिएशन तो हमारा फिक्स है 160,120, 160,120, है ना। और इंटरेस्ट इस साल का कितना बनता है, टेबल से देखिए, इंटरेस्ट बनता है सर जी 40,560। 40,560, यानी हमें इस रेंट के एक्सपेंसेस को तो डी रिकॉग्नाइज करना है और इन दोनों को इफेक्ट में लेके आना है। यानी इस साल के पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी अगर आपने इस साल के पीएनएल में रेंट डाल दिया है भूल से तो उसे हटा दीजिए और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के रूप में चीजों को दिखाइए। और ये चीजें आपको बुक करनी पड़ेगी दोस्तों, इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीएनएल में बुक करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो नेट इंपैक्ट ऑन पीएनएल क्या होना चाहिए, 2 लाख माइनस 160 120 माइनस 40,560। तो दोस्तों ये आता है अपना 680 नेगेटिव, यानी 680 रुपए से आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो और कम करना चाहिए। बट सर हमारा तो ये आ रहा है 18,444, इस बार तो ये मैच नहीं हुआ। अरे दोस्तों, अगर आप इन दोनों को मैच करने की कोशिश करोगे तो कैसे मैच होगा, क्योंकि ये 680 रुपीज जो है ये तो करंट ईयर का एडजस्टमेंट है ना। करंट ईयर में रेंट आपने 2 लाख का डेबिट किया, डेप्रिसिएशन करना चाहिए था और इंटरेस्ट करना चाहिए था, यानी करंट ईयर में आपके इनकम स्टेटमेंट में 680 रुपीज का जो है वो डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रांजिशन एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास होगी बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। हाँ, हालांकि शॉर्टकट एंट्री भी बता सकता हूं मैं आपको, बट एग्जैक्ट इंपैक्ट वाली एंट्री मैं आपको बताता हूं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखिए आरओयू एसेट्स, जैसा कि आपने कहा सर, आरओयू एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में बुक होना चाहिए 160,120 से। फिर डेप्रिसिएशन बुक करिए, डेप्रीशिएशन बुक होना चाहिए कितने से, 16, अरे सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों का अमाउंट सेम है, ओके। फिर फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट बोल के बुक होना चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट जो है वो बुक होना चाहिए 40,560, ठीक है ना। फिर रेंट जो है वो हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रेंट का पेमेंट हम लोग नहीं बुक करते, तो 2 लाख रुपए का रेंट हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। फिर मेरी लीज लाइबिलिटी जो है वो दिखनी चाहिए, लीज लाइबिलिटी जो है वो कितने से दिखनी चाहिए,
178564 से दिखनी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जो पिछली बार आपने एडजस्टमेंट किया था वो आपको इस बार भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि करंट ईयर के नंबर्स में भी तो गलती है। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग का एडजस्टमेंट एज इट इज आ जाएगा इसमें। ओपनिंग रिटेन अर्निंग डेबिट कर लीजिए कितने से, 17,763 रुपए, 17,763 से। या फिर इस एंट्री को मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूं। इसके बड़े सारे तरीके होते हैं दोस्तों, जो तरीका आपको समझ में आए ना आप वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी। इस एंट्री में भी अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना होता, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एंट्रीज वगैरह तो क्या है, अंदर है, इनर प्रेजेंटेशन है, फाइनल जो है बैलेंस शीट सही दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओपनिंग रिटेन अर्निंग से तो मुझे कम करना है 17,763 रुपए, जो कि पहले ही मैं एडजस्टमेंट एस्टैब्लिश कर चुका हूं। और करंट ईयर के P&L से मुझे कितने कम करने पड़ेंगे, 680। ऐसे देख लीजिए। अब आपकी ये वाली एंट्री आपके अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर सेम इंपैक्ट डाल रही है और ये भी सेम ही इंपैक्ट डाल रही है, बट मैं कहूंगा ये वाली एंट्री ज्यादा सही होगी, क्योंकि ये एंट्री आपको बताएगी कि देखो डेप्रीशिएशन जो नहीं है वो दिखना चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट P&L में नहीं दिख रही है वो दिखनी चाहिए, रेंट P&L में जो दिख रहा है उसे आपको रिवर्स करना है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इतना एडजस्टमेंट लेना है, ROU एसेट्स को इतने से बुक करना है, लीज लायबिलिटी को इतने से बुक करना है। समझ में आया ना आपको? तो देखिए इफेक्टिवली 31 मार्च 2019 को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ROU एसेट्स का बैलेंस होगा 160120, 160120। लीज लाइबिलिटी का बैलेंस होगा, लीज लाइबिलिटी का बैलेंस होगा 178564। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपको 1/4/2018 को कम करी है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे भी कम रहेगी, यहाँ पे भी कम ही रहेगी और यहाँ पे भी जो भी आएगा कम ही रहेगी ना। ये एडजस्टमेंट तो चलता ही रहेगा, यानी आपने हिस्टोरिकली अपनी रिटेन अर्निंग को 17,763 से तो कम कर ही दिया, तो ये एडजस्टमेंट तो चलता ही रहेगा। जो भी 31 मार्च 2020 को ये एज रिपोर्टेड नंबर्स रहेंगे उसमें आपको 17,763 की रिटेन अर्निंग कम करनी पड़ेगी, या फिर 1/4/18 के नंबर को बेस बनाते हुए यहाँ पे नंबर ही दूसरा कैलकुलेट करिए, यहाँ पे 2020 को नंबर ही दूसरा कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटेड जो सही नंबर होगा जब रिपोर्ट करोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कम करने के बाद में जो रिपोर्टिंग कर रहे हो वो बढ़िया है, लेकिन एडजस्टमेंट ये होने वाले हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है ना? अच्छा, 31 मार्च 2019 का काम हो गया। अब 20 की बात करें तो ROU एसेट्स तो नहीं आएगा, ROU लाइबिलिटीज भी नहीं आएगी, ROU एसेट्स भी नहीं आएगा, ROU लाइबिलिटीज भी नहीं आएगी। और 31 मार्च 2020 को हमारी एंट्री जो है दोस्तों क्या पास होगी, ये वाली एंट्री पास होगी कब, 31 मार्च 2020। तो देखिए दोस्तों ROU एसेट्स तो मुझे अब रखना नहीं है, तो ROU एसेट्स में क्यूमुलेटिवली बैलेंस नील होना चाहिए, लीज लायबिलिटी में क्यूमुलेटिवली बैलेंस नील होना चाहिए, डेप्रिसिएशन 160120 से बुक होना चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट इस साल की कितनी है, 21436, 21436 से फाइनेंस कॉस्ट बुक होनी चाहिए। और रेंट जो है मुझे हटाना पड़ेगा करंट ईयर में, है ना? अब करंट ईयर में मैं 116 लगा रहा हूं तो डेफिनेटली मैंने गलत गलत अकाउंटिंग करी नहीं होगी ना। तो रादर इस तरीके से चीजों को समझने से अच्छा हम सीधे तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव फिगर्स के बेस लेकर, यानी इन फिगर्स को बेस लेकर हम आगे जो काम करेंगे वो सही ही करेंगे, यानी 31 मार्च 2020 को जो काम करेंगे सही करेंगे। हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि 31 मार्च 2020 को इसने रेंट डाला होगा P&L में, ठीक है, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज ही नहीं किया होगा, तो वो वाली बात है। तो 31 मार्च 2020 को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यूमुलेटिवली अगर मैं बात बताऊं तो एक तो असेट्स नहीं दिखेगी, एक आपकी लाइबिलिटीज नहीं दिखेगी, और जो भी रिटेन अर्निंग आएगी वो सही आएगी। और उसमें क्या एडजस्टमेंट हुआ होगा, 17,763 फॉर 2018 का,
17,763 फॉर 2018 का, और इस साल 31 मार्च 19 में पीएनएल इंपैक्ट कितना हुआ अपना 680। तो 680 रुपीज ये वाले। और करंट ईयर की बात करें 31 मार्च 2020 की बात करें तो उसमें तो सब कुछ सही हुआ होगा ना, उसमें तो सब कुछ सही हुआ होगा, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट आपने चार्ज किया होगा, तो फिर बाद में हम करंट ईयर की कोई बात इसमें कर नहीं रहे। तो क्यूमुलेटिवली आपकी रिटेन अर्निंग इन दो नंबर से सही होकर यहाँ पे दिखेगी, और करंट ईयर में जो भी आप एडजस्टमेंट पास करेंगे वो सही ही होंगे। तो यहाँ पे 17,763 ओपनिंग रिटेन अर्निंग, इसमें एक चीज और आएगी आपकी विच इज 680, और ये लीजिए इस प्रकार से भी अगर आपको इसको समझना है तो ये आपकी एंट्री टैली हो जाती है और आपका काम हो जाता है। तो कहने का मतलब रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने बने बनाए अकाउंट्स को सबको चेंज करेंगे, यानी आपने जो कर दिया उसे तो आपको हटाना है, और जो करना चाहिए उसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको जैसे भी चीजें समझ में आए, डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट से, व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट इज, बैलेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड उस तरीके से, या बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे तरीके हैं ट्रांजिशन एडजस्टमेंट को समझने के लिए। बस द मेन थिंग इज दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग कि आपको कौन एसेट्स लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेट करने हैं, कौन कौन से खर्चे बुक नहीं हुए जिन्हें बुक करना चाहिए, है ना, और कौन से खर्चे बुक हो गए हैं जिन्हें बुक नहीं करना चाहिए था, उन्हें हटाना है। तो दिस इज हाउ दिस फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच शुड वर्क। अब इसके आंसर देखते हैं इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ट्रांजिशन एंट्री डाल दी, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन एंट्री डाली तो वही 17,772 रुपए का डिफरेंस आया, हमारा भी इतना ही था ना शायद, तो 763 रुपए का आ रहा है, वो वही है, लाइबिलिटी पुल करने के रीजन है, तो जितने डेसिमल पे काम हुआ है उसके बेसिस पे है ये। तो इन्होंने देखिए ये ट्रांजिशन एंट्री जो है वो पास कर दी, हो गया काम यहाँ का। अच्छा, फिर बाद में 2018-19 में ये लोग कह रहे हैं कि कुछ ये इस प्रकार से एंट्री जो है वो पास करी जाएगी। तो मैंने कह दिया ना आपको, देखिए 2018-19 में आप अपने अकाउंट्स ऑलरेडी एक बार बना चुके हैं, और जब आप अपने 18-19 में अकाउंट्स बना चुके हैं तो आप गलती कर चुके होंगे, अब गलती को सुधारा जा रहा है। रादर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपको जो एंट्री बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं स्ट्रेट एंट्री, सीधी एंट्री, कि ट्रांजिशन एंट्री को बेस बनाते हुए आगे का काम करिए। भाई आगे का काम करने हैं हमको, ये एंट्री कौन सी पास नहीं करनी आती, बट द मेन थिंग इज दैट, वही बात है दोस्तों, इन सब चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं क्या बता रहा हूं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन समझने के लिए, ये क्या है, ये लोगों ने सीधा काम किया है, इन्होंने इंटरेस्ट लीज लायबिलिटी पे बुक कर दिया, डिप्रिसिएशन आरओयू एसेट्स कर दिया। अगर आप इन सारी चीजों का नेट देखेंगे तो अपना भी वही आ रहा है। बट द मेन थिंग इज दैट मैंने आपको जो बताया है वो सिचुएशन को ध्यान में रख के बताया, आपको भी पता है क्योंकि 18-19 के अकाउंट्स तो बन गए ना, तो अकाउंट्स बन गए तो आपने तो रेंट बुक किया 18-19 में, वो रेंट का डी रिकॉग्निशन किधर है, फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का रिकॉग्निशन, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। और लीज लायबिलिटी का पेमेंट करना, हाँ भाई 2 लाख रुपए का पेमेंट है, ये एंट्री तो हर साल कॉमन है, पहले हम रेंट नाम से करते थे, अब इसको लीज लायबिलिटी के नाम से करेंगे। तो मैंने जो बताया वो है रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री विद ट्रांजिशन एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया। तो यही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम फिर 18-19 में इन्होंने 19-20 में जो किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 19-20 में हम इंड एस 116 ही लगाएंगे, तो 19-20 तो अभी चल रहा होगा ना, 19-20 तो हम एट प्रेजेंट 19-20 में मौजूद हैं, तो 19-20 में ये एंट्री सही है, ये एंट्री सही है, ये एंट्री बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रीवियस 18-19 में हमको इसको उसके हिसाब से बताना चाहिए था, बट गलत ना तो ये वाली बातें हैं दोस्तों, ना ही मैंने जो बताया वो गलत है। बट एट द एंड वही बात है दोस्तों, करना क्या है अपने को, आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना ही है। तो ये चीज मैं आपको इसीलिए दिखाता हूं कि फाइनली जो आपको काम करना है वो ये वाला है कि भाई आप इसको ही फॉलो करें, आईसीआई को फॉलो करें, क्योंकि मॉड्यूल सर्वप्रधान है, इससे बड़ा कोई नहीं है। कल को एग्जामिनर इन चीजों को समझ ना पाए तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जामिनर देखेगा क्या एंट्री पास कर रहा है बच्चा, ये आरओयू से डेबिट क्रेडिट क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब समटाइम्स क्या है, एग्जामिनर चीजों को ट्रीट कर लेते हैं और कई बार वो नहीं भी करते, तो बेटर है आईसीआई के साथ में हम लोग अटैच रहें, उससे डेविएशन ना ले, दोनों चीजों की एक्सप्लेनेशन हमें आनी चाहिए, है ना। कल को कोई पूछ ले भाई इसका क्या मतलब हुआ, है ना,
कल कोई आपसे पूछ ले 18-19 के तो अकाउंट्स बन गए, तो जब अकाउंट्स बन गए तो रेक्टिफाई कैसे होते हैं भाई अकाउंट्स? यानी अकाउंट्स बन गए तो आपने ये वाली एंट्री पास कर दी, रेंट डेबिट टू कैश। आपने ये अकाउंटिंग कर रखी है, क्या कर रखी है? रेंट डेबिट टू कैश, ये अकाउंटिंग आपने कर रखी है। तो फिर बाद में रेंट डेबिट टू कैश ये अकाउंटिंग को सही करना पड़ेगा ना, तो सही कैसे करेंगे? सही सर ऐसे होगा कि जो भी मेरी ROU एसेट्स क्यूमुलेटिवली अभी तक बुक हो जानी चाहिए थी वो 160120 है, यानी मैं ओपनिंग बैलेंस है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे लेके आऊंगा। तो सीधी बात है, मेरे को करंट ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ROU एसेट्स के अंदर, मुझे फाइनेंस कॉस्ट भी बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। लीज लायबिलिटी को मुझे इस वैल्यू पे रखना है, रेंट को मुझे हटाना है, और ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इतना ही डिफरेंस था जो मैंने दे दिया। ठीक बात है, क्लियर हो गई ना बात? आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम्म, बराबर है। तो कहने का मतलब ये वाली बात, मेरी वाली बात हो चाहे ये वाली बात हो, बातें समझ में आना बहुत जरूरी है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई भी दिक्कत रहे तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, जहां पे पहली बार हमने ट्रांजिशन एडजस्टमेंट डाला, और ट्रांजिशन एडजस्टमेंट डालने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन बैलेंसेस को बेस बना ले रहे हैं। अब जो ROU एसेट मेरे बुक्स में इतने से बुक में रिकॉर्ड हो गया है, अब फर्दर मैं इसको डेप्रिशिएट करते चलूंगा, डेप्रिशिएट करते चलूंगा, डेप्रिशिएट करते चलूंगा, ठीक है। अच्छा, लीज लायबिलिटी को मैं ACM के ऊपर बुक करूंगा, तो मेरे बुक्स में अगर ये आ चुकी है तो इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, लीज पेमेंट, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश करता रहूं। तो इस प्रकार से इस अप्रोच को हम कहते हैं फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। तो अप्रोच 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इसी का दूसरा पार्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में क्या स्टैंडर्ड कहता है, उसको हम इसी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।